गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे, संसाधन एवं विकास। सबसे पहले हम जानेंगे कि संसाधन क्या होते हैं। वे वस्तुएं जो हमें प्राकृतिक या मानवीय दोनों से प्राप्त होती हैं, जो हमारे उपयोग के योग्य होती हैं, जिनसे हमारी जरूरतों की पूर्ति होती है, उसी को हम संसाधन कहते हैं। आगे है विकास। कि विकास क्या होता है। जिन संसाधनों का हम उचित मात्रा में प्रयोग करते हुए लंबे समय तक उनका प्रयोग करते हैं और उनके अंदर हम धीरे धीरे परिवर्तन करते जाते हैं। चेंजिंग जब किसी वस्तु के अंदर धीरे धीरे होती जाती है, अधिक डेवलप जब होती जाती है, तो उस संसाधन का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि भू संसाधन क्या होते हैं। भू संसाधन, सबसे पहले हम जानेंगे कि भू संसाधन कहते किसे हैं। संसाधन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि संसाधन क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि भू संसाधन जो भूमि पर उपस्थित जो संसाधन होते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं भूमि पर मुख्य क्रियाएं, जैसे हम कृषि करते हैं, खनन कार्य करते हैं, विभिन्न उद्योग स्थापित करते हैं, इन सभी को क्या कहा जाता है, भू संसाधन कहा जाता है। तो भू संसाधन के अंतर्गत प्रमुख क्या आते हैं, हमारे उपयोग के योग्य जो होता है, जो सरकार के द्वारा उसे उसके भाग में ही बांटा गया है। जो पहला है हमारा वन आधारित। वन आधारित जो क्या है, ये सामान्य भूमि उपयोग है। जो सरकार के द्वारा प्रमुख भागों में बांटे गए हैं। सामान्य भूमि उपयोग, जो सबसे पहले स्थान पर आता है वन आधारित क्षेत्र। दूसरे पर आता है गैर कृषि कार्य क्षेत्र। तीसरा आता है बंजर भूमि क्षेत्र। नंबर 4 पर आता है हमारा स्थायी चरागाह। स्थायी चरागाह तरु फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। व्यर्थ भूमि, पुरातन प्रतिभूमि, नवीन प्रतिभूमि, नवीन प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि, और अगला है निवल बोया गया क्षेत्र। और लास्ट है इसका साझा संपत्ति क्षेत्र। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो भू संसाधन के अंतर्गत आते हैं, और सामान्य भूमि का उपयोग जिस जिस आधार पर किया जाता है, सरकार के द्वारा उनको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है वन आधारित क्षेत्र। तो सरकार के द्वारा 33% भाग को, भारत में 33% भाग को वन आधारित क्षेत्र माना गया है। जो सरकार के अधीन जो भूमि है, जो भूमि पृथ्वी पर, जो भूमि सरकार के अधीन जो भूमि है, 33% भूमि,
उस भूमि को वन आधारित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, जिस पर सरकार का ही स्वामित्व होता है। वनों के अलावा किसी अन्य का निर्माण हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ना ही इसके ऊपर कोई मानव विशेष रह सकता है, ना ही जीवों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, और ना ही हम इसके ऊपर कोई इमारत या कोई उद्योग स्थापित कर सकते हैं। इस पर केवल और केवल हम वन ही स्थापित कर सकते हैं। दूसरा है गैर कृषि कार्य क्षेत्र। गैर पृथ्वी के भूमि के कुछ भाग को पृथ्वी पर भूमि के कुछ भाग को गैर कृषि कार्य के अंतर्गत रखा गया है। गैर कृषि कार्य क्या होता है? गैर कृषि कार्य वो होता है जिसके अंदर कृषि के अलावा अन्य सभी कार्य किए जाते हैं। कृषि के अलावा अन्य सभी कार्य जैसे उद्योग स्थापित किए जाते हैं, मनुष्य के रहने के लिए निवास स्थान बनाए जाते हैं, और रोड रेलवेज जो भी निकाले जाते हैं वो गैर कृषि कार्य क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए हैं। बंजर भूमि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है, बंजर भूमि किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर कितने भी चाहे हम परिवर्तन कर लें उसके अंदर कृषि नहीं की जा सकती। जो व्यर्थ पड़ी हुई भूमि है, काफी वर्षों से जो बंजर हो चुकी है, उसके ऊपर अब हम कितने भी नई तकनीकों के द्वारा प्रयोग करके देख ले, लेकिन उसके ऊपर कृषि अब नहीं की जा सकती, जिसे बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है। स्थायी चरागाह क्षेत्र सरकार के द्वारा भूमि के कुछ क्षेत्र को स्थायी चरागाह के अंतर्गत रखा गया है, जिसके ऊपर केवल और केवल पशुओं को चराने से संबंधित कार्य ही किया जा सकता है। उसके अलावा अन्य कार्य जो है उस पर नहीं किया जा सकता, जिस पर सरकार के अलावा किसका अधिकार होता है? इसके ऊपर ग्राम पंचायत या राज्य की जो सरकार होती है उसका स्थायी चरागाह के ऊपर अधिकार होता है। तरु फसली क्षेत्र तरु फसली क्षेत्र का अर्थ होता है कि जिसके ऊपर फलदार जो फसलें की जाती हैं, केवल फलदार फसलें जिस भूमि के ऊपर की जाती हैं उसे तरु फसल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर केवल और केवल फलदार फसलें ही हम उगा सकते हैं, ना कि मोटे अनाज वाली फसलें या सब्जियों वाली फसलें हम इस पर नहीं कर सकते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का अर्थ है कि वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों से जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कृषि नहीं की जा रही है, लेकिन उस 5 वर्ष से पहले उस भूमि के ऊपर कृषि की जाती थी, उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है, जो पिछले 5 वर्षों से आज तक उस पर कोई फसल नहीं हो पा रही है। पुरातन परतीय भूमि का अर्थ है कि 2 वर्ष से पहले तक इस भूमि के ऊपर कृषि होती थी, लेकिन 2 वर्ष के बाद इस भूमि पर किसी प्रकार की कृषि नहीं की गई है। नवीन परतीय भूमि का अर्थ होता है कि जिसे 1 वर्ष या कुछ दिनों से खाली छोड़ दिया गया है, जिस पर फसल की जाती है, उस भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए 1 वर्ष या कुछ दिनों तक उसे खाली छोड़ दिया जाता है, उसी को नवीन परतीय भूमि के नाम से जाना जाता है। निवल बोया गया क्षेत्र क्या होता है? निवल बोया गया क्षेत्र का अर्थ है जिस पर फसलें काटी जाती हैं और उगाई जाती हैं। जैसे हमारी बाजरा की फसल है, बाजरा की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और उसे सितंबर महीने में काट दिया जाता है। उसे काटते ही जस्ट उसके बाद में गेहूं और सरसों की फसलें उसके ऊपर फिर से उगा दी जाती हैं और फिर उनका समय होने पर उन्हें काट दिया जाता है, जो होता है हमारा निवल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। साझा संपत्ति क्षेत्र का अर्थ होता है कि जिस क्षेत्र पर सभी का सार्वजनिक अधिकार होता है, जिसके ऊपर संयुक्त अधिकार के अंतर्गत जो आती है, जो सरकार जिसके ऊपर ग्राम पंचायत का अधिकार होता है और जो सभी के अंतर्गत जो आती है। जैसे कोई भी व्यक्ति इसके अंदर अपने पशुओं को चरा सकता है, यहाँ से ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अन्य कोई झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई हैं तो उनसे भी वो अपना सामान प्राप्त कर सकते हैं, लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, जो साझा संपत्ति क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं।
तो ये थी प्रमुख सामान्य भूमि उपयोग। किस भूमि का उपयोग सामान्य रूप से किस किस आधार पर किया गया है। इसके बाद हम टॉपिक करेंगे कि कृषि भूमि उपयोग, कि कृषि के लिए जिस भूमि का उपयोग किया जाता है वो किस किस तरीके से किया जाता है। उसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि कृषि क्या होती है। जब मृदा की ऊपरी परत को खोदकर उसके ऊपर जब फसलें उगाई जाती हैं तो उसे वो कृषि कहलाती है। कृषि अंग्रेजी भाषा में इसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। एग्रीकल्चर शब्द जो है हमारी लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। लैटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर, जिसे अंग्रेजी में एग्रीकल्चर के नाम से हम जानते हैं, जो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें एग्री का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है कृषि। यानी कि मृदा को खोदकर या उसे उखाड़कर उसके ऊपर कृषि करना क्या कहलाता है, हमारा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि कहलाता है। मृदा की ऊपरी परत को उखाड़कर उसके ऊपर बीज की जो हम बुआई करते हैं वो वो कृषि के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है भारत में कृषि ऋतु, कि भारत में प्रमुख कृषि ऋतुएं होती हैं, उनके अनुसार ही हम अपने देश में कृषि की प्रमुख जो फसलें हैं उनका उत्पादन करते हैं, जो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी गई हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं इसमें, खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ की जो फसल होती है वो क्या होती है, जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। इसके लिए तापमान भी अधिक चाहिए होता है और वर्षा की भी अधिक आवश्यकता होती है, जो कि हमारे ग्रीष्म ऋतु काल में उगाई जाती है। इसका समय जो होता है वो जून से सितंबर माह तक होता है। इसकी प्रमुख फसलें जो होती हैं उनकी उदाहरण हैं जैसे चावल, बाजरा। ये जो प्रमुख हैं, कपास, ये ग्रीष्म ऋतु में खरीफ की फसल के अंतर्गत खरीफ फसल के प्रमुख उदाहरण हैं। उसके बाद आता है रबी फसलें। रबी फसलें जिसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है और तापमान भी जिसके लिए कम चाहिए होता है, वो जो हमारे सर्दियों के मौसम में जो फसलें भारत में की जाती हैं वो रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। इसमें इसका जो टाइम पीरियड होता है वो अक्टूबर से मार्च तक का होता है। और इसमें इसके प्रमुख उदाहरण कौन से हैं, जैसे गेहूं, सरसों, चना, जो ये प्रमुख होते हैं। तीसरे नंबर पर आती है जायद की फसल। जायद की फसल का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है अप्रैल से मई जून तक। अप्रैल से मई जून तक का इसका टाइम होता है। इसकी प्रमुख फसलें जो सब्जियां जो की जाती हैं, जो खरीफ और रबी दोनों के बचे हुए 2 से 3 महीने का जो टाइम होता है उसके अंदर जो फसलें ली जाती हैं वो होती हैं जायद की फसलें, जिसके अंदर प्रमुख सब्जियां जैसे हमारे तरबूज, खीरा, घिया, तोरी, इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये है भारत में प्रमुख कृषि ऋतु और उसके अनुसार की जाने वाली प्रमुख फसलें।